आज दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम गमगीन है। बन्नू छौनी के ऊपर सुसाइड अटैक हुआ है जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा हमला डीआई खान में हुआ है जहाँ एक रूरल हेल्थ सेंटर के ऊपर अटैक किया गया, जहाँ 2 बच्चों समेत 5 सिविलियन शहीद हुए और साथ 2 फ़ौज के जवान शहीद हुए। क्या ये एक्सेप्टेबल हो सकता है किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर के रोज़ाना ऐसे वाक़यात और पाकिस्तान में रोज़ाना हो रहे हैं? और हमारी हरकतों का अंदाज़ा आप कर लें कि हमारी हरकतें क्या हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप की, पाकिस्तान की एलीट की और पाकिस्तान के उन लोगों की जो फ़ैसला साजी की सलाहियत रखते हैं। आज एक ही दिन, कल पहले ख़बर ये आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। दूसरी खबर ये आई कि आर्टिकल 6 का इतलाक़ किया जाए इमरान खान के ऊपर। आज एक और ख़बर ये आई है कि 4 एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए जाएँ क्योंकि उसकी तरजीह ये दी गई कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रही है कि क्योंकि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आने हैं, तो 4 एडहॉक जजेस लगाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की कंपोजिशन जो है उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जा सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीह है। मैं उससे एग्री करूँ या ना करूँ, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात एक ऐसे मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके केसेस लगे हुए हैं, यकीनन इसको शक भरी नज़रों से देखेगी। तो क्या ये मुनासिब है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल सरहदों की है उसके ऊपर हम यही कुछ करें? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट 3.5% की है, जबकि हमारे मुकाबले में इंडिया की 6.5% की है वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अंदर। तो पाकिस्तान जहाँ पर नीचे गिरा हुआ है 2-3 सालों के अंदर -0.2, फिर 2%, अब 3.5%, और ये भी बेस्ट केस सिनारियो है। अल्लाह ना करे कि कोई दरमियान में ऐसा एक्सटर्नल शॉक हो के ग्रोथ को मुतासर करे। तो हम करने क्या जा रहे हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ? बहुत सोचो विचार की ज़रूरत है। और हमारे जो बड़े हैं, सियासी जमातों के रहनुमा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो चीदा लोग जिनके पास फ़ैसला साजी की सलाहियत है, हमारी जुडिशरी के वो लोग जो फ़ैसला साजी में असरअंदाज हो सकते हैं, उन सारों को कुछ ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए एक रास्ते का तयन करें। हम एक ऐसे गिरदाब में हैं जो हमें नीचे से नीचे ले जाता जा रहा है, लेकिन हम ये सोचे बगैर कि आउटकम क्या होगी, हम लगे हुए हैं मगन है किसी और ही दुनिया में। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो जंग है जो हम सारे मिल के हार रहे हैं कलेक्टिवली। ये एक बंदा ना जीत रहा है ना एक बंदा हार रहा है, हम ये कलेक्ट कौम इसमें हार रहे हैं। वेलकम बैक। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं पिलडेट से। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, जनरल बात तो ये है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसे मुल्क के अंदर इतनी वसी पजीराई और पॉपुलैरिटी हासिल हो, और जो अभी हाल ही में होने वाले इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बहैसियत वोट के भी और बहैसियत मेंबर्स के भी बन के उभरी हो, उसको बैन करना, उसके लिए बहुत ही सॉलिड और फूल प्रूफ किस्म के सबूत चाहिए होते हैं। वैसे तो किसी के लिए भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसी पार्टी के लिए, क्योंकि आपने उन वोटरों को भी मुतमईन करना होगा और उन इलेक्टेड लोगों को भी मुतमईन करना होगा जो इस पार्टी की तरफ से मुंतखब हुए हैं कि वाकई ये पार्टी इन गलतियों की मुर्तकिब हुई है, ये मुल्क की सालमियत, मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम करती रही है। तो ये कन्विंस करने के लिए क्या सबूत मौजूद है? बज़ाहिर तो नज़र आता है कि ऐसा नहीं है। अगरचे मैं समझता हूँ कि फॉरेन फंडिंग के मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं, और अगर तालिबान को इजाज़त देने के मामले में को पाकिस्तान आ जाए, तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बारे में कुछ सबूत मौजूद हों, लेकिन वो बड़े ठोस सबूत होने चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, और वो कन्विंसिंग होने चाहिए, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि अवाम और नास के लिए। अगर ये 2 शराइत पूरी करती हों तो फिर इस किस्म की कोई अटैम्प्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ कि उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज इसहाक डार साहब ने जो कुछ कहा है वो इतने शोर नहीं लगे। वो कह रहे थे कि इसके उनका ख्वाजा आसिफ ने तो इंडोर्स किया। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई हैं, ख्वाजा आसिफ ने तो मोहर लगाई है उसके ऊपर, लेकिन डार साहब ने कहा कि नहीं, अभी इट्स नॉट अ डन डील। हाँ, इट्स नॉट ए डन डील। जब इस किस्म की अनसर्टनिटी है तो इस किस्म के खतरनाक बयान देना और माहौल के अंदर सलासीमगी पैदा कर देना, जबकि आप अभी श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हो गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, और आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं या आपके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमसे तो बात ही नहीं हुई।
तो मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये। सर, आपने टीटीपी को पाकिस्तान में वापस आने का जिक्र किया, मेरे ख्याल में बहुत ही गैर दानिशमंदाना और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एट रिस्क डालने वाला फ़ैसला था। लेकिन कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में, जितना मर्जी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही नाम ले लें, लेकिन वो भी अगर टीटीपी को पाकिस्तान ला रहा हो और आप ये कहें कि उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI की उसकी इनपुट के बगैर ये सारा कुछ कर दिया था, प्रेसिडेंशियल पार्डन करके हाई वैल्यू टारगेट्स को जो रिहा किया गया था वो उसके बगैर हो गया था, तो ये बात एटलीस्ट मानने वाली नहीं है। इसके लिए भी कुछ और लोगों को भी फिर कुटहरे में खड़ा करना पड़ेगा आर्टिकल 6 के तहत। यकीनन यकीनन ये मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं कि यह मुमकिन नहीं था कि उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI, बल्कि मैं समझता हूं कि बहैसियत मजमूई इदारे की मर्जी के बगैर या कम अज़ कम इन दो अफराद की मर्जी के बगैर ये काम होता। तो अगर आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा तो इन दोनों शख्सियात को भी कटारे में यकीनन खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, PTI को बैन कर देना चाहिए? आप किसी जमात को बैन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सियासी जमात का फैसला मुल्क के अवाम करते हैं। ये बहुत सी कोशिशें हुई हैं माजी में, आप हमने भी देखी है ज़िंदगी में, और हमेशा नाकाम हुई और हमेशा नुकसान मुल्क का हुआ है। ये और एक सियासी हुकूमत ये कहे कि हम दूसरों को बैन करेंगे, ये तो शिकस्त का इतराफ़ होता है कि हम बैलेट बॉक्स में मुकाबला नहीं कर सकते, हम अब ये हरकतें करेंगे। सर, ये सियासी सोच तो है नहीं, क्योंकि एक सियासी जमात को बैन करने वाली सोच अवामी लीग को किया गया था, फिर NAP को किया गया था। ये सियासी सोच का तो इसमें कोई दखल नहीं। नहीं, ये तो नाकामी है ना, ये है तो नाकामी। सही कहा, शिकस्त का। मैं हैरान हूँ कि ये सोच कहाँ से आती है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अवाम को भी बैन कर लेंगे? जिनको जो आप पार्टी को बैन करेंगे, जो उस पार्टी के सपोर्टर हैं, वो आपको वोट देंगे। जो अभी 8 फरवरी के इंतखाबात थे, 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट PTI लेकर आई थी। जो पार्लिमान के अंदर अगर रिजर्व सीट सारी उसको मिल जाए तो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी PTI बनती है। तो इन इकदाम से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मुझे तो हैरानगी उस सोच के ऊपर है जिसने बैठ के ये आइडिया सोचा होगा। सर, आपके दोस्त हैं सर। मेरे कौन से दोस्त? जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, शहबाज शरीफ, आपके शहर से आपके दोस्त हैं। आपके तो आखिर में आपकी सबसे पसंदीदा शख्सियत है वो। जाती तो वज़ीर-ए-आज़म पे है ना बात। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं कहेगा फलाने वजीर ने फैसला किया, किसी और ने किया। जब रिकॉर्ड पे बात आएगी तो वज़ीर-ए-आज़म पे बात आएगी। वज़ीर-ए-आज़म बेचारा उस कुर्सी पे बैठ के फंसा हुआ है, उसको ना बैठता तो अच्छा था। नहीं, वो बैठता आदमी अपनी चॉइस से है ना। ये उनके कद से बड़ी कुर्सी है जहाँ बैठे हुए, उनकी सीटें इतनी नहीं थी कि इस कुर्सी मैं नहीं कह सकता। ये आप देखें ना, मैं ऐसी बात पे मैं डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, आप जिम्मेदारी इसकी आखिर में उन पे आएगी। जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो अपनी उस सीट पे बैठे हुए हैं जितनी उनकी नशिस्तें नहीं हैं। ये एक पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्टी जीती है वो हुकूमत बनाती है, वो अपनी नशिस्तों से ज़्यादा बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं। ये आम तासुर यही है जी, आम तासुर कि मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, और वो एक जिसका मैंडेट मशकूक हो, कैसे दूसरों पर आर्टिकल 6 लगाएंगे और दूसरों पर को बैन करेंगे। ये कौन सी सोच है? और ये कि आज मुल्क का इशू ये है, आज पाकिस्तान का मसला ये है कि आपने कौन सी जमात को बैन करना, किस पर आर्टिकल 6 लगाना है। ये मुल्क के मसाइल में शामिल है। मुल्क के मसाइल का हल तो एक यूनिटी में था जिसमें फ़ौज, अदलिया और सियासी लीडरशिप इकट्ठी बैठ के फैसले करती, लेकिन ये एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हुए। बिल्कुल। मिफ्ता साहब, आप फरमाइएगा, क्या एक ऐसे दिन जिसमें 2 बड़े हमले हो, एक छावनी के ऊपर अटैक हो, एक हेल्थ सेंटर अटैक हो, 10 फ़ौज के जवान शहीद हों, 2 बच्चे उसमें शहीद हों, औरतें शहीद हों, क्या उस दिन हमारे यहाँ तरजीह यही होनी चाहिए कि किसको आर्टिकल 6 लगाना है और किस पार्टी को हमने बैन करना है? एडहॉक जजेस कैसे लगाने हैं जिसके ऊपर PTI कहती है कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए फैसला साजी के अमल को ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए उस दिन? नदीम भाई, एक तो पहले जाहिर है कि इस मुहर्रम के महीने में ये जो शहादतें हुई हैं हमारे बच्चों की, हमारे जवानों की, तो उनके ख़ानदान के लिए, उनकी वालदाओं के लिए, उनके वालदैन के लिए हम सब की ताज़ियत है और खिराज तहसीन है उन बच्चों को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। और हम 1 लाख शहादतें दे चुके हैं इस मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में और मुख्तलिफ हमलों में, और अल्लाह करे कि बस हम एक मरतबा को ऐसी जामे मनसूबाबंदी करें कि ये ऑपरेशन आखिरी ऑपरेशन, और उसके बाद जो भी इसका ऑपरेशन का हल हो उसको हम मेंटेन करें और ये
मज़ीद ये तालिबान की दहशतगर्दी और दीगर और दहशतगर्दियाँ पाकिस्तान में ख़त्म हो। पाकिस्तान की मईशत भी आगे नहीं बढ़ सकती अगर इस तरह की मुतवातिर हमले होते रहें पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये इस वक्त सबसे संजीदा मसला है हमारा, हमारी मईशत हमारा बड़ा संजीदा मसला है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत जो है उसको इस चीज़ का इदराक नहीं है, क्योंकि वो जैसे शाहिद भाई ने कहा कि वो ख़ुद एक मशकूक मैंडेट पे आई हुई है, तो वो बस होते खा रही है। और आपने देखा कि कल जब अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एक यूनिवर्सली कंडेमनेशन हुआ इसका, और मुस्लिम लीग के भी कोई वज़ीर नहीं आए। खुर्रम दस्तगीर को मैं देख रहा था टीवी पे, खुद आके उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ। कोई भी सीनियर वज़ीर नहीं आया इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दानियाल चौधरी साहब को इन्होंने भेजा था, हमारे छोटे साथी थे जो टीवी पे आ सके। और आज मैंने सुना है कि डार साहब ये बात कर रहे थे कि यार अभी तो इत्तेहादियों से बात करनी है और फिर कानून की रोशनी में फैसला होगा। तो आई थिंक हुकूमत हैज़ टेकन अ स्टेप बैक। ये डेस्परेशन के अंदर एक फ़ैसला किया इन्होंने। वो कल ख्वाजा आसिफ ने आज इसको जस्टिफाई किया इस एक्शन को। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे ज़ोर शोर से इसको जस्टिफाई किया। मतलब मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। देखें फिर जो कल जो बात आई है सामने के 4 एडहॉक जजेस और डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मतलब जो हुकूमतें हैं उनको तो टेम्परेचर कम करके और मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, इंतशार नहीं बढ़ाना चाहिए। आपके ख्याल में ढाक जजेस को डालने की क्या साइंस हो सकती है सर इस मौके के ऊपर? जाहिर है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 10 जजेस जो हैं वो कोई भी रिव्यू पिटिशन होगी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने देखा है कि 11 जजेस का ये फैसला था जो कि जिसने कहा कि कुछ ना कुछ सीटें पीटीआई को ज़्यादा दी जाएं, और 9 जजों ने तो बिल्कुल ये कहा, 8 ने कहा कि तरीक़ा वाज़े कर दिया, और याया अफरीदी साहब ने ईसीपी के ऊपर कह दिया कि आप ये करें। तो एक 9 जजेस तो एक तरफ आपको नज़र आ गए और बाकी जो दीगर जजेस को भी डालें, तो ये बहुत मुश्किल है हुकूमत का कि रिव्यू पिटिशन में भी कोई आगे ले जाए या पीटीआई को बैन भी करे। और अगर आप 4 एड हॉक जजेस डालते हैं, मैंने सुना है कि मकबूल बाकर साहब ने भी इनकार कर दिया इसमें आने से, और अगर 4 जजेस आगे डालते हैं और 11-10 का एक फ़ैसला ले लेते हैं जिसमें चारों एड हॉक जजेस आपके साथ हों और किसी पार्टी को बैन करते हैं, तो दुनिया आपके ऊपर हंसेगी।